आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं, इसमें दो तरह की ब्रांचेस देखने के लिए मिलती है, एक ट्रेड, एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं इसे। इसमें आपका ट्रेड की बात करते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इनके बारे में मैं पूरा बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। और बच्चों आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप अब तो 11th कॉमर्स में आके बिजनेस स्टडीज़ से काफ़ी फेमिलियर भी हो चुके होंगे। बिजनेस स्टडीज़ को आप समझ भी चुके हैं कि आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में कई सारे विचार आते हैं, किस तरह के हैं, इन चीज़ों के लिए हम हेल्प डालते हैं, आपके हेल्प करते हैं आपकी। तो देखें क्या है ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, फर्स्ट है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से और उसे कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अब अगर ट्रेड ही ना हो तो फिर आदमी किसके लिए प्रोडक्शन करेगा? भाई मैन्युफैक्चर क्यों बनाएगा सामान? मैन्युफैक्चर इसलिए बनाता है क्योंकि कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, बट कंज्यूमर तक वो पहुंचता कैसे है, कंज्यूमर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कॉमर्स आसान करता है। तो इससे प्रीवियस टॉपिक में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ जाके वो देखें। ट्रेड रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो भी ट्रेड होती है उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना होता है। इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉमर्स। ट्रेड एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो ट्रेड होती है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की एक लिंक होती है। अगर ये पॉसिबल ना हो तो जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो सामान नहीं बनाएगा। सामान बनाएगा भी तो वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएगा? कंज्यूमर प्रोड्यूसर को ढूंढ रहा है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को ढूंढ रहा है, दोनों एक दूसरे को सर्च कर रहे हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाया, दोनों को एक दूसरे को सर्च करने की जरूरत नहीं है, जब इनके बीच में कॉमर्स आया। कॉमर्स ने क्या किया, इनके जो ट्रेड है वो ट्रेड के माध्यम से इनका काम आसान कर दिया। तो हम पढ़ते हैं इसके मतलब आगे क्या है। Essential part of commerce, trade act the link between the producer and consumer. In the absence of trade, both producer and consumer have to search for each other, and it wouldn't be possible to undertake production activities on a large scale. वो एक लार्ज स्केल पे अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब उनके बीच में ट्रेड होता है। अगर ये हो ही ना तो वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन क्यों करेंगे? ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो ये जोग्राफिकल एरिया के डिपेंड करता है। ट्रेड दो तरह का देखने के लिए मिलता है, एक इंटरनल ट्रेड, एक एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है, मतलब एक सेम कंट्री के अंदर अगर ट्रेड हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड में आएगा, और कंट्री से बाहर हो जाता है तो वो एक्सटर्नल ट्रेड में आएगा। तो इंटरनल ट्रेड में दो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी आपको, एक मिलेगा होलसेल ट्रेड, दूसरा मिलेगा रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में तीन चीज़ें देखने के लिए मिलती है, एक मिलता है इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंटरपोर्ट ट्रेड। बेटा अगर आप वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज में मैंने नोट्स लिखे हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये नोट कर लिया होगा। तो अब देखें इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में क्या आएगा? जब हमारी जो ट्रेड है वो सेम कंट्री के अंदर हो रहा है, इसको होम ट्रेड भी बोलते हैं, एक ही जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा है। जैसे हम इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिया के किसी भी शहर में, चाहे वो गुजरात से सामान खरीदें, दिल्ली से सामान खरीदें, हरियाणा से खरीदें, पंजाब से खरीदें, उत्तराखंड से खरीदें, कहीं भी सामान खरीदें, देश के किसी भी कोने से सामान खरीदें, वो इंटरनल ट्रेड ही माना जाएगा। इंटरनल ट्रेड जो होता है वो जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होता है और इसको होम ट्रेड भी बोलते हैं। इट रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इट इज आल्सो नोन एज होम ट्रेड। इसको होम ट्रेड भी बोलते हैं। बोथ द बायर एंड सेलर बिलोंग टू द सेम कंट्री। ये दोनों बायर और सेलर क्या होते हैं? सेम कंट्री के होते हैं, और जिस कंट्री में ये ट्रेड हो रही है उसकी करेंसी से ही ट्रेड होती है। जैसे हम इंडिया में हैं तो अगर हम सामान खरीदते हैं, मद्रास से सामान खरीदते हैं, चेन्नई से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, कहीं से भी सामान खरीदें, देश के किसी भी कोने से सामान खरीदें, वो सब हम रुपीज़ में सामान खरीदेंगे, मतलब वहीं की करेंसी का यूज़ करेंगे। बॉट एंड सोल्ड इन द होम करेंसी ओनली। द इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द लार्ज क्वांटिटी। The wholesaler buy goods directly from the manufacturer and sell these goods off to retailer. Generally, wholesaler is specialized in the one line of product. He maintain large stock. Wholesalers serve as an important link between manufacturer and the consumer. जैसे कि आपने देखा, इसमें पढ़ा आपने कि होलसेलर क्या होता है, वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच की एक लिंक है। वो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है, सिंगल लाइन का वो काम करता है, क्योंकि होलसेलर काफ़ी वैरायटी के गुड्स नहीं रखता, वो एक ही लाइन में डील करता है। अगर मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस ही करेगा, या अगर वो कोई भी एक ही लाइन को पकड़ता है, वो 36 चीज़ें को नहीं लेता, तो एक ही चीज़ को कर रहा है तो एक ही लाइन के प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, लार्ज स्केल पे करेगा।
और उसका काम क्या होता है, बल्क में सामान खरीदता है और रिटेलर्स को सामान देने का काम करता है। तो ये इसके बारे में बेटा आगे के एक चैप्टर भी हैं, वहाँ पे आप इनके बारे में और ज़्यादा डीप पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट आता है रिटेल ट्रेड। रिटेलर क्या होता है, वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच की एक चैन होता है। वो क्या करता है, वैरायटी ऑफ गुड्स रखता है। अधिकतर ये लोकेलिटी बिजी लोकेशंस में ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा आसपास आपकी जनरल स्टोर की दुकानें देखने के लिए मिलती है। आप जैसे जनरल स्टोर की दुकान में आपके कई सारी चीज़ें मिलेंगी, घी, तेल, साबुन, दालें, मिर्च, मसाले, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, कई सारी वैरायटीज़ मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये स्मॉल क्वांटिटी में आपको सामान देते हैं, जो जो जितना चाहिए उतना दे देते हैं। और अधिकतर ये बिजी स्ट्रीट्स में या बिजी लोकेशंस पे ज़्यादा मिलेगा। इनका जो एरिया होता है, कंज्यूमर सबसे ज़्यादा यहाँ आते जाते रहते हैं। रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्मॉल क्वांटिटी। द रिटेलर बाई गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल दीज गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। द रिटेलर हैज़ टू मेंटेन वेराइटी ऑफ गुड्स। रिटेलर सर्व लिंक बिटवीन होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच की एक कड़ी है। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होती है बेटा, आपने यहाँ तक तो समझ लिया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, अगर हम इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हमारे देश की सीमा से बाहर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम चाइना से सामान मंगाते हैं, जापान से सामान मंगाते हैं, अमेरिका से सामान मंगाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से मंगाते हैं, या सऊदी कंट्रीज से हम तेल इंपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता, पेट्रोल डीजल जो ये होता है ना क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलता है, तो हम बाहर के देशों से मंगाते हैं, तो वहाँ से ये हमारे पास आता है। फिर हम अपने यहाँ रिफाइनरी वगैरह पे इनको रिफाइन करते हैं और कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसको खैर डिटेल में आप आगे भी पढ़ोगे। तो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। इट इज आल्सो नोन एज द ट्रेडर बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। एक्सटर्नल ट्रेड इज 3 टाइप्स, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड। सर इम्पोर्ट भी सुना हमने, एक्सपोर्ट भी सुना है, इंटरपोर्ट क्या होता है ये मैं भी आपको बताता हूँ। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब आप बाहर की कंट्री से सामान मंगाते हैं, आपके यहाँ कई हमारे देश में क्या होता है, कई सारी चीज़ें का प्रोडक्शन नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों पे डिपेंड रहना पड़ता है। उस देशों से हम अपना सामान, उनके देशों का सामान हम अपने देशों में मंगाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल के रूप की बात करता हूँ। ऐसी और भी कई सारी चीज़ें, जैसे हम चाइना से बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन की बैटरीज़ की बात करते हैं, या मोबाइल फ़ोन ले लो या टीवी ले लो, मेडिसिन में दवाइयाँ, रॉ मटेरियल के फॉर्म में कई सारी चीज़ें आज चाइना हमें हमारे इंडिया को इम्पोर्ट करता है। बीच में इसका चाइनीज़ का हमारा वो भी हुआ था, बहिष्कार भी हुआ था, लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि चाइना से सामान नहीं आता। आप सभी देखे जाएँ तो चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज भी हमारे इंडिया में इम्पोर्ट होते हैं। तो इस ट्रेड को हम क्या कहेंगे, हम किसी देश की टेक्नोलॉजी को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, वहाँ के कैपिटल गुड्स को भी इम्पोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को भी इम्पोर्ट करते हैं। तो ये हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि हमारे देश में उन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है तो कम होता है, और हमें दूसरे देशों पे डिपेंड रहना पड़ता है अपने देश में अगर हमें सामान खरीदना है। जैसे पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ होता है, बहुत कम होता है, उसका प्रोडक्शन हम अपने देश में नहीं कर सकते पूरा, अगर अपने देश के लिए पूरा नहीं पड़ पाता। इसीलिए हम बाहर के देशों से क्या करते हैं, जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो साउथ कंट्री हैं, सऊदी कंट्रीज़ हैं, वो हमें क्या करते हैं, तेल एक्सपोर्ट करती हैं। ऐसी समझिए, देखें हम वहाँ से क्या करते हैं, सामान मंगाते हैं। रेफर टू बाइंग गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स इंक्रीजेज एज द कंपेयर टू इम्पोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना टू इंडिया। चाइना से बहुत सारे सामान भी आते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था। एक्सपोर्टेड यही नहीं है कि हम इम्पोर्ट ही करते हैं, हम बाहर के देशों में सामान भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ चाय का उत्पादन बहुत सारा होता है, तो हम जापान को सामान चाय देते हैं, चाय की पत्ती देते हैं, टी देते हैं। ऐसी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने यहाँ से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, रेफर टू सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री टू डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इंक्रीज एक्सपोर्ट टू रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग फॉरेन रिजर्व। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ टी फ्रॉम इंडिया टू जापान। ये एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलता है। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है सर, इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब है हमने बाहर की एक कंट्री से सामान मंगाया और बाहर की दूसरी कंट्री को हमने सामान बाहर सप्लाई कर दिया। सपोज दैट जैसे हमने जापान से कोई चीज़ सामान मंगाई, या हमने चाइना से कोई सामान मंगाया और नेपाल को सप्लाई कर दिया। नेपाल भी अलग देश है और चाइना भी अलग देश है, तो हमने सिर्फ बीच का लेन देन किया, उधर से सामान मंगाया, इधर सामान दे दिया, अपने देश में उसकी लैंडिंग नहीं करवाई। तो सपोज दैट हमने कोई चीज़ 100 रुपये की वहाँ से खरीदी और 120 रुपये में दूसरे देश को बेच दी, और इसका फ़ायदा सीधा सीधा हमें मिल गया इंटरपोर्ट के माध्यम से। तो इंटरपोर्ट का मतलब हो गया एक कंट्री से सामान लिया और उसी सामान को दूसरी कंट्री को हमने एज इट इज़ दे दिया, तो वो उसके बीच का जो मार्जिन है वो हमने अपने पास रख लिया। इंटरपोर्ट क्या होता है, रेफर टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इम्पोर्ट मैनी कमोडिटीज फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज टू एक्सपोर्ट देम टू नेपाल।
हम वहाँ से सामान मंगाते हैं और नेपाल को सप्लाई करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको और चीज़ पढ़ा रहा हूँ, एड्स टू ट्रेड या एक्सिलरी टू ट्रेड की बात करता हूँ। तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वो आपको शायद समझ में आ गया होगा, और किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो ये 5 गतिविधियाँ आती हैं कॉमर्स में जब हम करते हैं। आज जो आपके पास देखते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन कर रही हैं, मास प्रोडक्शन कर रही हैं, वो आपके घर तक कैसे पहुँच गया, ऐसे थोड़ा ना पहुँच जाता है। इसके लिए कॉमर्स काफ़ी हेल्प करता है एड्स टू ट्रेड के लिए। सबसे पहला आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो लेकिन पहले मैं एड्स टू ट्रेड के बारे में समझा देता हूँ है क्या। द एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी कहते हैं। दीज एक्टिविटीज़ मेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मोर ईजिली। दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज सर्विसेज and together constitute service sector or tertiary sector of commerce. These help in removing hindrances of trade which arise in production and distribution of goods. सामान को बनाना और उसे आप तक पहुंचाना, ये सारे काम किसके हैं, कॉमर्स के हैं। तो अगर देखें कॉमर्स में सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। ट्रांसपोर्ट रेफर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को पहुंचाना। The production of goods takes place at one place whereas these are demanded in different parts of the country. These obstacle of the place in the removed by the transport. For example, tea production in Assam but is consumed in all over the part of the country. This is made possible only because of the transport. अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ये प्रोडक्शन सामान आप तक नहीं पहुंच पाएगा। असम में चाय बन रही है, चाय का प्रोडक्शन हो रहा है और पूरे देश में कंज्यूम हो रहा है, तो ये थ्रू ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है ना। और आज अगर आप देखते हैं कि आज जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, जो कंपनी इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है, तो ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जो आप तक ये सारी चीज़ें को पहुंचाता है। तो इसलिए उसने कहा कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स दूर करता है ये कौन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एक जगह से दूसरी जगह तक इन सब चीज़ों को दूर करने का काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग अगर फाइनेंस ना हो, बैंक अगर अपना काम ना करे तो ये दिक्कत हो जाती है ना। बैंकिंग क्या करता है, आपको लोन की सुविधा देता है, क्रेडिट फैसिलिटीज देता है, डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा देता है, चेक की सुविधा देता है, कैश की सुविधा देता है, लोन की सुविधाएं देता है। ये सारी सुविधाएं भी कॉमर्स का एक पार्ट है। इंडस्ट्री को पैसा चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो बैंक क्या करता है, फाइनेंस करता है। तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर फैसिलिटेट टू लोन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। बैंक प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, cash credit and various types of loan and advances or overcome the problems of funds and smooth conduct of business। तो आपने देखा होगा बैंक क्या करेगा, जब इंडस्ट्री को लोन देता है तो इंडस्ट्री क्या करती है, उससे सामान खरीदती है, रॉ मटेरियल खरीदती है, फिर उसको फिनिश गुड्स में तैयार करती है, फिर आप तक पहुंचाती है, और जब कंपनी के पास पैसा आता है तो वो पैसा वो क्या करती है, बैंक को वापस करती है। तो ये अगर बैंक अगर फाइनेंस ना करे तो कंपनी इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो आज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास लोन की फैसिलिटीज़ की वजह से, बैंक की फैसिलिटीज़ की वजह से ही वो ग्रोथ करती हैं। तो ये भी एक कॉमर्स का एक पार्ट है। फिर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है, अब इंडस्ट्री ने सामान बना दिया, वहाँ आग लग गई, चोरी हो गया, माल खराब हो गया, ठीक है ना, या कई कारणों की वजह से नुकसान हो सकता है, तो इंश्योरेंस क्या करता है, इन चीज़ों को कवर करता है। Businessmen have to various types of risk insurance provide protection against some kinds of risk। आप क्या है, देखो नुकसान को तो रोक नहीं सकते, सॉरी आप जो अनसर्टेनिटी है उनको तो रोक नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाले नुकसान से अपने आप को रोक सकते हो। तो businessmen have the various types of risk insurance provide protection against some kinds of risk such as risk for loss due to fire, theft, accident. These insurance company provide the protection of employees also against the risk of accident वाइल वर्किंग। इसके अलावा ये एम्प्लॉय को भी प्रोटेक्ट करती है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं, नुकसान होता है, तो उनको भी इंश्योरेंस कवर करती है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाती है। अगर कोई उनको प्रॉब्लम्स आती है तो उनको फाइनेंशियली लॉस ना हो, कंपनी उसका एक छोटा सा प्रीमियम दे के उनको कवर कर देती है। तो ये आपने कई चीज़ों को देखा होगा, इंश्योरेंस इस चीज़ को कवर करती है। अगला आता है वेयर हाउसिंग। कंपनी सामान को बनाती है, प्रोडक्शन करती है, मास प्रोडक्शन करती है, और वो स्टोर कहाँ होता है, वेयर हाउस में। बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए कंपनी के। आज अब जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रोडक्शन उनके दिन रात चलता है, तो वो सारा का सारा माल कहाँ स्टोर हो जाता है, वेयर हाउस में। तो यूजली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस एक्सेट्रा। ये भी कंपनी
क्या करती है, इनके गोदाम बनाती है। आज तो देखो आपने गोदाम बने हुए, हर एक चीज़ आपको 12 माह से मिल जाता है, सब्जियां भी मिल जाती हैं आपको। ये सब गोदाम में क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाते हैं। एप्पल आप पूरे 12 महीने मिलते हैं, एप्पल का प्रोडक्शन 12 महीने नहीं होता है, जबकि वो क्या होता है, स्टोर्ड हो जाते हैं, सारे कोल्ड स्टोर में जाके स्टोर हो जाते हैं, इसलिए आपको 12 महीने आपको मिल जाता है। तो ऐसी भी अगर बात करते हैं, इस समय गर्मियों का सीज़न है, एसी का प्रोडक्शन जो कंपनी ने सर्दियों में किया था उसकी खपत अब हो रही है। ऐसे इस समय हीटर्स बन रहे होंगे, उनकी खपत कब आएगी, सर्दियों में आएगी। तो ये सब वेयर हाउस में स्टोर हो जाते हैं और कॉमर्स इसमें सबसे बड़ी हेल्प करता है आपकी। फिर आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग, अगर आप अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तभी तो लोगों तक पहुंचता है। कस्टमर तक पहुंचने का काम क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट वो माध्यम है जो आपको पूरे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सारी चीज़ों के बारे में बताता है। प्रैक्टिकली इज द इम्पॉसिबल फॉर अ मैन्युफैक्चरर एंड अ ट्रेडर टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर। हर कस्टमर तक वो नहीं पहुंच सकता, एक जो इंडस्ट्री है हर कस्टमर तक नहीं पहुंच सकती, जो प्रोड्यूसर है वो मैन्युफैक्चरर है वो नहीं पहुंच सकता। कॉन्टैक्ट ईच अदर एंड एवरी कस्टमर। एडवर्टाइजमेंट हेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। गुड्स आर एडवर्टाइज टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द यूज, प्राइस एंड क्वालिटी। एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली प्रमोट टू सेल ऑफ गुड्स। इट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये एक अच्छी टेक्निक्स है और इसके माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप और वीडियो को पॉज कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो अगली क्लास में मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और थैंक यू फॉर वाचिंग बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। लव यू ऑल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस के लिए।